बढ़ाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। जब थियोडर रूजवेल्ट वाइस हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर वे 75% मौक़ों पर सही हो सके तो वे आशित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती क्या है। अगर आप 55% मौक़ों पर सही हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं। परंतु अगर आप 55% मौक़ों पर भी सही नहीं हैं तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताएं। शब्दों से ही नहीं बल्कि नज़रों से या आवाज़ के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते हैं? कभी नहीं। इसलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे होगा यह कि वे पलटकर आप पर वार करना चाहेंगे, परंतु इसकी वजह से वे अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आज चाहें प्लेटो या एनुमिलियम कोर्ट के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वे अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस तरह से अपनी बात कभी शुरू ना करें। मैं आपके सामने अमुक बातचीत करने जा रहा हूँ, यह गलत शुरुआत है। दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को यह बता रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने विचार बदल लेंगे। यह एक चुनौती है, इससे विरोध उत्पन्न होता है और इससे श्रोता आपके कुछ कहने से पहले ही आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों की सोच या उनकी विचारधारा को बदलना कठिन है, तो इसे और मुश्किल क्यों बनाया जाए, अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाया जाए। अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को भी इसका पता ना चलने दें। इसे चतुराई से, कुशलता से इस तरह करें कि किसी को यह महसूस ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। इस विचार को अलेक्जेंडर पोप ने संक्षेप में इस तरह व्यक्त किया था, लोगों को कोई बात इस तरह सिखानी चाहिए कि उन्हें यह पता ही ना चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, और नए विचारों को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको पुराने विचार याद आ गए हों। गैलीलियो ने 300 से अधिक वर्ष पहले यह कहा था, अगर आप किसी आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उसे अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं। जैसा लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र से कहा था, संभव हो तो दूसरे लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान बनो, परंतु यह बात उनसे मत कहो। सुकरात ने एथेंस में अपने अनुयायियों से बार बार कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं सुकरात से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैंने लोगों को यह बताना छोड़ दिया है कि वे गलत हैं, और मैंने पाया है इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे तो आपकी राय में गलत हो, चाहे आप अच्छी तरह जानते हो कि वह गलत है, तब भी क्या इस तरह कहना बेहतर नहीं होगा, बेहतर नहीं रहेगा? आइए हम देखते हैं। मेरी राय आपसे भिन्न है, परंतु मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं कई बार गलत होता हूँ, और अगर गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कई बार गलत होता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तरह के वाक्यों में जादू होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा, मैं गलत हो सकता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। हमारी क्लास के एक सदस्य मोटाना के कार डीलर हेरोल्ड रनके ने अपने ग्राहकों के साथ इस तकनीक का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल बिजनेस में तनावग्रस्त माहौल में वे अक्सर ग्राहकों की शिकायत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते
और उदासीनता का परिचय देते थे। इस वजह से बिजनेस में नुकसान होने लगा, ग्राहक गुस्सा होने लगे और माहौल बिगड़ने लगा। उन्होंने हमारी कक्षा को बताया, यह महसूस करने के बाद कि मुझे अपनी शैली से फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैंने अपनी तकनीक बदल ली। मैंने अपने ग्राहकों से यह कहना शुरू कर दिया, हमारी डीलरशिप से इतनी गलतियाँ हुई हैं कि मुझे अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता। आपके प्रकरण में भी शायद हमसे गलती हुई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। इस शैली से ग्राहक का गुस्सा तत्काल ठंडा हो जाता है और जब वह अपनी शिकायत बताता था तो आमतौर पर वह अधिक तर्कपूर्ण ढंग से बताता था। दरअसल कई ग्राहकों ने तो मुझे इतनी अच्छी तरह से बात सुनने के लिए धन्यवाद भी दिया। दो ग्राहक तो अपने दोस्तों को भी साथ लाए ताकि वे भी इतनी अच्छी जगह से कार खरीद सकें। आज की प्रतियोगिता वाले समय में हमें इस तरह के ग्राहकों की ज़रूरत है और मुझे विश्वास है कि अगर हम ग्राहकों के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं और उनके साथ कूटनीति व शिष्टाचार का व्यवहार करें तो हम अपने प्रतियोगियों से आगे निकल सकते हैं। अगर आप यह पहले ही मान लें कि आप गलत हो सकते हैं तो आप कभी इस मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। इससे झगड़े की संभावना ही समाप्त हो जाएगी और इससे आपके प्रतियोगी को भी प्रेरणा मिलेगी कि वह भी अपना आप जितना खुला, निष्पेष और विशाल हृदय हो जाए। हो सकता है कि इसके बाद वह भी यह कहने पर विवश हो जाए कि वह भी गलत हो सकता है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि सामने वाला गलती पर है और आप उसे सीधे सीधे यह बता देते हैं तो क्या होता है। आइए एक उदाहरण देखें। मिस्टर एस न्यूयॉर्क के एक युवा वकील थे। एक बार वे यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुकदमे में बहस कर रहे थे। इस मुकदमे में बहुत सा धन तो दाव पर था ही, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रसंग भी उलझा हुआ था। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनसे पूछा, एडमिलिटी लॉ में समय सीमा 6 साल होती है ना। मिस्टर एस रुके। उन्होंने जज की तरफ एक पलक के लिए देखा और फिर साफ शब्दों में कह दिया, योर ऑनर, एडमिलिटी लॉ में कोई समय सीमा नहीं होती। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील ने हमारी कक्षा में बताया और कमरे का तापमान शून्य पर आ गया। मैं सही था, जज गलत था और मैंने उसकी गलती उसे बता दी, परंतु क्या इससे उसका व्यवहार मेरे प्रति दोस्ताना हुआ? नहीं। अब भी भरोसा है कि वह मुकदमे में ही जीतेगा। मैंने इससे पहले इतनी अच्छी तरह बहस नहीं की थी, परंतु मैं अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हुआ। फैसला मेरे खिलाफ हुआ। मैंने एक ज्ञानी और प्रसिद्ध जज को यह बताने की गुस्ताखी की थी कि वह गलती पर था। बहुत कम लोग तरक्की होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पूर्वाग्रह में ग्रस्त होते हैं। हम में से अधिकांश में पहले से जमी हुई मान्यता होती है। ईर्ष्या, शंका, डर और अहंकार होते हैं और ज़्यादातर लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते, चाहे सवाल उनकी हेयर स्टाइल का हो, धर्म का हो, साम्यवाद का हो या उनके फेवरेट फिल्म स्टार का हो। इसलिए अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप लोगों की गलती बताएं तो हर सुबह नाश्ते से पहले नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़ने का कष्ट करें। इसे जेम्स हार्वे रोबिन्स की ज्ञानवर्धक पुस्तक द माइंड इन द मेकिंग से लिया गया है। हम बिना किसी प्रतिरोध या तीव्र भावना के अपने विचारों को अक्सर बदल लेते हैं, परंतु अगर हमें बताया जाए कि हम गलत हैं तो हम इस दोषारोपण से चिढ़ जाते हैं और अपने हृदय को सख्त बना लेते हैं। हम अपने विश्वासों को बनाते समय अविश्वसनीय रूप से लापरवाह होते हैं, परंतु अगर कोई हमारे गलत विश्वासों को दूर करने का प्रयास करता है तो हम उन विचारों के प्रति अत्यधिक आशिक का अनुभव करने लगते हैं। स्पष्ट रूप से हमें अपने विचारों से प्रेम नहीं होता, बल्कि अपने आत्मसम्मान से प्रेम होता है, जो ऐसे समय में हमें खतरे में दिखाई देता है। मानवीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द मेरा होता है और बुद्धिमानी इसी में है कि इसका सामना कुशलता से किया जाए। इसकी शक्ति एक सी ही रहती है, चाहे मामला मेरे डिनर, मेरे कुत्ते, मेरे घर,
मेरे पिता, मेरे देश या मेरे ईश्वर से संबंधित हो। हम ना सिर्फ इस बात से चिढ़ जाते हैं कि हमारी गाड़ी गलत है या हमारी कार गंदी है, बल्कि हम इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि मंगल की नहरों के बारे में हमारे विचार या हमारा का उच्चारण गलत है, या सेलेनी की विचिकित्सालय उपयोगिता के बारे में हमारे विचार गलत हैं, या वाटर कूलर की तारीख हमें ठीक से नहीं मालूम। हम यह विश्वास करते रहना चाहते हैं कि हम जिसे सच मानते आए हैं वही सच है, और जब हमारी मान्यताओं पर शंका की जाती है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और हम इससे चिपक के रहने के लिए तरह तरह के बहाने खोजने लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी तथाकथित तर्क करने की शक्ति अपनी वर्तमान मान्यताओं के लिए तर्क खोजने में जुट जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रोज ने अपनी पुस्तक ऑन बैंकिंग एंड पर्सन में लिखा है, मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि मैं अपने आप को सामने वाले का नज़रिया समझने की अनुमति दे दूँ। मैंने पिछले वाक्य को जिस तरह से कहा है वह आपको अजीब लगा होगा। क्या दूसरे को समझने के लिए हमें खुद को अनुमति देनी होती है? मुझे लगता है कि यह सच है। अधिकांश बातों के बारे में जो हम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं, हमारी पहली प्रतिक्रिया मूल्यांकन या निष्कर्ष की होती है और हम समझने की मेहनत ही नहीं करते। जब कोई व्यक्ति किसी भावना, विचार या विश्वास को व्यक्त करता है तो हमारी प्रवृत्ति तत्काल यह महसूस करने की होती है, यह सही बात है, यह मूर्खतापूर्ण है, यह असामान्य है, यह अतर्कीय है, यह गलत है, यह उचित नहीं है। कभी कभार ही हम अपने आप को इस बात की अनुमति देते हैं कि हम सामने वाले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और यह जानने की सामने वाले का नज़रिया क्या है। मैंने एक बार एक इंटीरियर डेकोरेट से अपने घर के लिए नए पर्दों की सजावट करवाई। जब बिल आया तो मुझे जोर का झटका लगा। कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त आई और उसने कमरे में लगे नए पर्दों को देखा। जब उसे कीमत का पता चली तो उसने कहा, अच्छा, इतने महंगे? मुझे लगता था कि दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। क्या यह सच था? हाँ, उसने मुझे सच्चाई बताई थी, परंतु बहुत कम लोग यह स्वीकार कर सकते हैं कि वे इस तरह बेवकूफ़ बने हैं। इसलिए इंसान होने के नाते मैंने खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अच्छी क्वालिटी का सामान महंगा ही आता है और कलात्मक या सुंदर या अच्छा सामान फुटपाथ पर नहीं मिलता, इत्यादि। अगले दिन मेरी एक और मित्र आई और उसने पर्दों की दिल खोल कर तारीफ की। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मैं भी अपने घर में इतने सुंदर पर्दे लगा पाती। मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि मैंने इनकी कुछ ज़्यादा ही कीमत दे दी है। इन्हें खरीद कर अब मैं पछता रहा हूँ। जब हम गलत होते हैं तो हम मन में अपनी गलती मान सकते हैं। यही नहीं, अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं और अपने खुलेपन और उदारता पर गर्व कर सकते हैं। परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरेबान पकड़ ले। होरेस ग्रीले सिविल वॉर के दौरान अमेरिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध संपादक थे। वे लिंकन की नीतियों से बुरी तरह असहमत थे। उनका विश्वास था कि वे बहस, उपहास और अपमान का अभिमान चलाकर लिंकन को अपने पक्ष में सहमत कर लेंगे। उनका यह कटु अभियान महीने दर महीने, साल दर साल चला। दरअसल उन्होंने उस रात को भी लिंकन पर एक कटु, आलोचनात्मक और व्यक्तिगत आघात पहुंचाने वाला संपाद्य लिखा था। जिस रात को बूथ ने लिंकन पर गोलियां चलाई थी। परंतु क्या इतनी कठोरता के बाद भी लिंकन ग्रिल्ले से सहमत हुआ? कतई नहीं। उपहास और अपमान कभी किसी को सहमत नहीं करा सकते। अगर आप लोगों के साथ अपने संबंध सुधारने के बारे में उत्तम सुझाव चाहते हो, अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो, तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा
अवश्य पढ़ें। यह अमेरिकी साहित्य में अमर पुस्तक है और यह सबसे आकर्षक जीवनियों में से एक है। बेन फ्रैंकलिन बताते हैं कि उन्होंने अपनी बहस करने की आदत पर कैसे काबू पाया और किस तरह उन्होंने अपने आप को अमेरिकी इतिहास के सर्वाधिक योग्य, सभ्य और कूटनीतिज्ञ मनुष्य में से एक बना। अपनी जवानी में बेन इतनी बहस किया करते थे कि एक पुराना कवेकर दोस्त उन्हें एक तरफ ले गया और उन पर सच्चाई के कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। दोस्त ने उनसे कहा, बेन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे विचार तुमसे असहमत होने वाले लोगों को हथौड़े की तरह लगते हैं। तुम्हारे विचार इतने आक्रामक होते हैं कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। तुम्हारे दोस्त मानते हैं कि जब तुम नहीं होते तो उनका समय ज़्यादा आनंद में बीतता है। तुम में इतना ज़्यादा ज्ञान है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और कोई तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करे भी क्यों, जब इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कष्ट होगा। इसलिए तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे और तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वही तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। बेन फ्रैंकलिन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस अपमानजनक आलोचना को बहुत अच्छी तरह से लिया। वे इतने महान और बुद्धिमान थे कि उन्होंने इस बात में छुपी सच्चाई को भांप लिया और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो वे असफलता और सामाजिक विनाश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने सिस्टम से आलोचना और बहस को निकालने का फैसला कर लिया। फ्रैंकलिन कहते हैं, मैंने यह नियम बना लिया है कि मैं दूसरों की भावनाओं का सीधा विरोध करने से बचूंगा और अपनी बात को आक्रामक या दृढ़ अंदाज में कहने से परहेज करूंगा। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी भाषा से वैचारिक हठधर्मिता दर्शाने वाले सभी शब्द जैसे निश्चित रूप से, निसंदेह इत्यादि को हटा दूंगा। इनके बजाय मैंने इस तरह के वाक्य बोलने का फैसला किया, मुझे लगता है या मैं समझता हूँ कि यह मामला इस तरह का है, या मुझे इस समय ऐसा लग रहा है, या पहली नज़र में यह इस तरह दिखता है। जो कोई व्यक्ति ऐसे कोई बात कह देता है जो मैं जानता था कि गलत थी, तो भी मैं उसका तत्काल विरोध करने का आनंद त्याग देता हूँ। अगर मुझे गलती बतानी भी होती थी तो मैं कूटनीतिक तरीके से ऐसा करता था। मैं कहता था कि कई प्रकरणों या परिस्थितियों में सामने वाले की बात सही हो सकती थी, परंतु मुझे लगता है कि इस प्रकरण में यह सही नहीं होगा। मुझे शैली बदलने का फायदा हुआ। अब मेरी चर्चाएं अधिक सुखद होने लगी क्योंकि मैं विनम्र तरीके से अपने विचार रखता था, इसलिए लोग मेरे विचारों से खुशी खुशी सहमत होने लगे। अगर मैं गलत भी साबित होता था तो भी अब मुझे कम अपमान झेलना पड़ता था, और जब मैं सही होता था तो मेरे विरोधी भी अपनी गलती मानकर मेरी बात मान लेते थे। शुरुआत में इस तकनीक का प्रयोग करने में मुझे अपनी स्वाभाविक इच्छा को दबाना पड़ा था, परंतु बाद में यह तकनीक इतनी सहज हो गई और मुझे इसकी इतनी आदत हो गई कि शायद पिछले 50 वर्षों में किसी भी इंसान ने मेरे मुंह से कभी कोई हठधर्मी वाक्य नहीं सुना होगा। और इस आदत की वजह से जो मेरे चरित्र के बाद दूसरे नंबर पर आती है, मुझे लगता है कि मैं अपने साथी नागरिक को में इतना लोकप्रिय हो गया। जब भी मैं किसी नई संस्था का प्रस्ताव रखता था या पुरानी संस्था में किसी बदलाव का प्रस्ताव रखता था तो लोग मेरी बात मान लेते थे। मुझे राजनीति में इतनी ज़्यादा सफलता इसलिए मिली, हालांकि मैं एक खराब वक्ता था। मुझ में बोलने की कला नहीं थी, मेरे शब्दों का चयन ठीक नहीं था, मेरी भाषा तो अच्छी थी ही नहीं, परंतु इस सब के बावजूद मैं अक्सर अपनी बात पर मनवा लेता था। क्या बेन फ्रैंकलिन का तरीका बिजनेस से में भी काम आ सकता है? आइए हम दो उदाहरण देखते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के किंग्स माउंटेन में रहने वाले कैथरीन ए अल्फ्रेड एक यार्न प्रोसेसिंग प्लांट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सुपरवाइजर हैं। उन्होंने हमारी क्लास को बताया
कि किस तरह उन्होंने हमारी ट्रेनिंग लेने के पहले और बाद में एक संवेदनशील समस्या का सामना किया। मेरी एक जिम्मेदार दारी यह है कि मैं हमारे ऑपरेट्स के लिए प्रोत्साहन और सक्रियता को बनाए रखूं, ताकि हम अधिक यान का उत्पादन करके अधिक धन कमा सकें। हमारे द्वारा काम में लाया जा रहा सिस्टम तब तक तो ठीक चल रहा था जब हमारे पास केवल 2 या 3 ही तरह के यान थे, परंतु हाल ही में हमने अपनी रेंज को बढ़ा ली, जिस वजह से हमें 12 अलग अलग किस्म के यान से काम करना पड़ा। जिस तरह का काम हो रहा था, हम अपने ऑपरेटर्स को उतना अच्छा भुगतान नहीं कर पा रहे थे और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे थे और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक नया सिस्टम लागू करने की योजना बनाई, जिससे हम और ऑपरेटर्स को यान की उस श्रेणी के हिसाब से भुगतान करें जिस पर वह वर्तमान में काम कर रहा था। नई योजना की को हाथ में लिए मैं मीटिंग में गई। मैं मैनेजर के सामने यह सिद्ध कर देना चाहती थी कि मेरी योजना ही वर्तमान स्थिति में सही तरीका है। मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि वे किस तरह गलत थे और यह भी बताया कि वे कहाँ पक्षपात कर रहे थे और किस तरह मेरी योजना उनकी गलतियों और भेदभाव को दूर कर सकती है। परंतु मैं बुरी तरह नाकामयाब हुई। नई योजना पर अपनी स्थिति के बचाव में मैं इतनी अधिक व्यस्त हो गई थी, मैंने उनके लिए पुरानी योजना से जुड़ी समस्याओं को स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। मामला आया गया हो गया। इस कोर्स में कोई सत्र गुजरने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने एक और मीटिंग बुलाई और इस बार मैंने उनसे पूछा कि उनकी नज़र में समस्या कहाँ आ रही है। हमने हर बिंदु पर विचार विमर्श किया और मैंने उनकी राय पूछी कि इससे हल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है। उसी समय प्रवीणता से मैंने बीच बीच में उन्हें कुछ सुझाव दिए, परंतु मैंने उन्हें सिस्टम को खुद विकसित करने दिया। मीटिंग के अंत में जब मैंने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उन्होंने उत्साह से उसे स्वीकार कर लिया। मुझे अब पूरा विश्वास हो चुका है, अगर आप किसी व्यक्ति को सीधे सीधे यह बता देते हैं कि वह गलत है, तो इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि काफ़ी नुकसान होने का आदेशा रहता है। इस तरह आप सिर्फ उस व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं और अपने आप को बुरा बना लेते हैं। अब हम एक उदाहरण लें और याद रखें, मैं जो प्रकरण बता रहा हूँ वे हजारों लोगों के अनुभव हो सकते हैं। आर.बी. कराले न्यूयॉर्क की एक लेबर कंपनी में सेल्समैन था। कराले ने माना कि वह सालों से सकदिल लेबर इंस्पेक्टर को यह बता रहा था कि वे गलत थे और वह कई बहसों में जीता भी था, परंतु इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। कराले ने कहा, लेबर इंस्पेक्टर बेसबॉल के अंपायर की तरह होते हैं, एक बार वे फैसला सुना देते तो फिर उसे नहीं बदलते। मिस्टर कराले ने देखा कि बहस में जीतने की वजह से उनकी फर्म को हजारों डॉलर का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने मेरे कोर्स में भाग लेने के दौरान उन्होंने अपनी तकनीक बदल ली और बहस करना छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, यह उनकी कहानी बताई जा रही है जो उन्होंने अपनी क्लास के सामने सुनाई। एक सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन के दूसरे छोर से एक गुस्सैल और चिंतित आदमी ने मुझे यह बताया कि हमने उसके प्लाट में जो लेबर सप्लाई की है वो बेहद घटिया क्वालिटी की थी। उसकी फर्म ने माल को उतरवाना बंद कर दिया और अब वे हमसे यह चाहते हैं कि हम उस स्टॉक को उनके यार्ड से तत्काल उठवाने का बंदोबस्त करें। 1/4 ट्रक खाली होने के बाद लेबर इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी कि लेबर का स्तर अपेक्षित क्वालिटी से 55% कम था। इन परिस्थितियों में उनके पास पूरा माल वापस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुनते ही मैं तत्काल उस फर्म के गोदाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने इस समस्या से निपटने की रणनीति बनाई। आमतौर पर मैंने इन
परिस्थितियों में बहस की होती, नियम बताए होते, लेबर इंस्पेक्टर के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव की डींगे हाकी होती, जिससे सामने वाले इंस्पेक्टर के दिमाग में यह घुस जाए कि लेबर की क्वालिटी अच्छे ग्रेड की है और वह गलती पर था। परंतु मैंने कोर्स में सीखे हुए तरीके को आजमाने का फैसला किया। जब मैं प्लाट में पहुंचा तो मैंने देखा कि लेबर इंस्पेक्टर और प्लाट का मैनेजर बहस करने और झगड़ने के पूरे मूड में थे। हम ट्रक के पास पहुंचे जिससे सामान उतारा गया था। मैंने आग्रह किया कि वे माल उतारना जारी रखें ताकि मैं देख सकूं कि माल की क्वालिटी कैसी है। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि वह घटिया सामान को निकाल कर अलग रखता जाए और अच्छे माल को निकाल कर दूसरी तरफ रखता जाए, जैसा वह मेरे आने से पहले कर रहा था। कुछ समय तक उसे ऐसा करते देखने के बाद मैं समझ गया कि उसकी जात बहुत ही सख्त थी और वह नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। यह लेबर सफ़ेद पाइन का था और मैं जानता था कि उस इंस्पेक्टर को हार्डवुड का ज्ञान है, जबकि उसे सफ़ेद पाइन के बारे में खास समझ नहीं है। मैं सफ़ेद पाइन का विशेषज्ञ था, परंतु क्या मैंने उसके ज्ञान पर कोई उंगली उठाई? बिल्कुल नहीं। मैं देखता गया और धीरे धीरे उससे यह पूछता गया कि अमुक अमुक टुकड़ों में क्या गड़बड़ी है। मैंने एक बार भी यह नहीं जताया कि इंस्पेक्टर गलत हो सकता है। मैं बार बार इसी बात पर जोर देता रहा कि मेरे सवाल पूछने का एकमात्र कारण यह था कि मैं भविष्य में उनकी फर्म को वही माल भिजवाऊं जिससे वे संतुष्ट हो सके। जब मैंने इस बात पर लगातार जोर दिया कि जिन टुकड़ों से वे संतुष्ट नहीं हैं उन्हें अलग रखना उचित है, तो मेरे दोस्ताना तरीके और सहयोगी ढंग से पूछे गए सवालों से हमारे बीच की दुश्मनी की दीवार पिघल गई। मैंने उन्हें सावधानी से सुझाव भी दिया कि शायद वे ज़्यादा महंगा माल चाहते थे क्योंकि उन्हें इससे बेहतर क्वालिटी की जरूरत थी। इससे उनके मस्तिष्क में यह विचार आ गया कि उन्होंने जिस ग्रेड का माल मंगवाया था, कई रिजेक्टेड टुकड़े दरअसल उस ग्रेड के माल से बिल्कुल ठीक बैठते थे। फर्म के मैनेजर ने माना कि उन्हें सचमुच बेहतर क्वालिटी और महंगे माल की जरूरत थी। मैं बहुत सावधान था, कहीं वह यह ना सोचने लगे कि मैं इस विषय को मुद्दा बना रहा हूँ। धीरे धीरे उसका पूरा नज़रिया बदल गया। लेबर इंस्पेक्टर ने अतः यह मान लिया कि उसे सफ़ेद पाइन का कोई खास अनुभव नहीं है और फिर वह मुझसे हर टुकड़े के बारे में सवाल पूछने लगा। मैं उसे बताता रहा कि यह टुकड़ा उसी ग्रेड में क्यों आता है जिस ग्रेड का ऑर्डर दिया गया, परंतु मैं यह भी कहता रहा कि अगर उन्हें यह लगता है कि यह सही नहीं है या उनके काम का नहीं है तो वह उसे अलग रख दे। आखिरकार वह उस स्थिति में आ गया जहां वह हर टुकड़े को रिजेक्ट करते समय अपराध बोध से ग्रस्त होने लगा। अतः उन्हें यह समझ में आ गया कि गलती उनकी थी क्योंकि उन्होंने उतने अच्छे ग्रेड के माल का ऑर्डर नहीं दिया था जितने अच्छे ग्रेड की उन्हें जरूरत थी। इसका नतीजा यह निकला कि मेरे वहां से लौटने के बाद एक बार फिर उसने पूरे ट्रक के माल की जांच की। उसने जांच के बाद पूरे माल को स्वीकार कर लिया और मुझे पूरी राशि का चेक भिजवा दिया। इसी एक उदाहरण से, थोड़ी सी व्यवहार कुशलता से और सामने वाले की गलती ना बताने के संकल्प से न सिर्फ हमारी कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ बल्कि सद्भावना भी मिली जो अनमोल थी। मार्टिन लूथर किंग से जब पूछा गया कि वे शांति के पक्षधर गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है, मैं आपको इस बार तो छोड़ रहा हूँ, परंतु अगर मैंने अगली बार कुत्ते को बिना जंजीर के देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मैंने अगली बार ऐसा ना करने का वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया भी कुछ दिनों तक। पर ना तो रेक्स को जंजीर पसंद थी और ना ही मुझे, इसलिए हमने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु एक दोपहर को जब मैं और रेक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक हमें फिर वही पुलिस वाला मिल गया। रेक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था, सीधे पुलिस ऑफिसर की दिशा में। मैं जानता था कि अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ और मैं अच्छी तरह इससे जानता था, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर के बोलने का इंतजार नहीं किया
पुलिस वाले के कुछ कहने के पहले ही मैं बोल पड़ा, ऑफिसर, आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं अपराधी हूँ। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई सफाई नहीं देना चाहता। आप मुझे पिछले हफ्ते की चेतावनी दी थी कि अगर मैंने अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाया तो आप मुझ पर फाइन कर देंगे। इसके बाद भी मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमा रहा हूँ। पुलिस वाले ने धीमे स्वर से कहा, मैं जानता हूँ कि बिना जंजीर की कुत्ता घुमाना सबको अच्छा लगता है, खासतौर पर जब यह आस पास कोई नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगता है, परंतु यह कानून के खिलाफ है। मैंने जवाब दिया, पर इतना छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? पुलिस वाले ने कहा, फिर भी ऑफिसर, यह गिलहरियों को मार सकता है। मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं। उसने कहा, आप कुत्ते को मेरी आंखों से दूर दौड़ जाने दे और फिर आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। पुलिस वाला भी इंसान था, वह भी महत्वपूर्ण दिखना चाहता था। इसलिए जब मैंने खुद को दोष देना शुरू किया तो उसके पास अपने आत्मसम्मान को दर्शाने के लिए एक ही तरीका था, वो वह था दया और उदारता दिखाना। परंतु मान लीजिए मैं खुद को बचाने की कोशिश करता था, फिर क्या होता? आप तो जानते हैं, पुलिस वाले से बहस कोई नहीं जीत सकता। उसके साथ साप्ताहिक तलवारबाजी करने के बजाय मैंने मान लिया कि वह पूरी तरह से सही था और मैं पूरी तरह गलत था। मैंने अपनी गलती तत्काल पूरी तरह और उत्साह से मानी थी। इस मामले में मैंने उसका पक्ष लिया और उसने मेरा। इस तरह पूरा मामला अच्छी तरह से सूझ गया। लॉर्ड चेस्टरफील्ड भी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उदारता नहीं दिखा सकते थे जितनी कि उस पुलिस अफसर ने दिखाई थी, जिसने एक हफ्ते पहले ही मुझे अदालत के कटघरे का डर दिखाया था। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले खुद अपनी गलती मान लें, अपनी बुराई करने लगे, बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करे और हमें अपनी गलतियां बताए। अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब से सामने वाला कहने वाला है या सोच रहा है, और फिर उसे मौके दिए खुद की ही यह काम कर ले। 100 में से 99 बार सामने वाला आपके प्रति उदार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और अपनी गलतियों को कम करके बताएगा, जैसा उस पुलिस वाले ने किया था। कमिश्नर आर्टिस्ट फर्डिनेंड ई वार्ने ने अपने एक चिड़चिड़े ग्राहक के सामने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। विज्ञापन और प्रकाशन के लिए ड्राइंग बनाते समय एकदम स्टिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर वार्न ने हमारी यह कहानी सुनाते हुए कहा, कई आर्ट एड्रेस्ट बहुत जल्दी में अपना काम करवाते हैं और ऐसी स्थिति में छूट मूट गलतियों की संभावना होती है। मैं एक ऐसे आर्ट एडिटर को जानता हूँ जिसे छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढने में हमेशा बहुत मजा आता है। उसके ऑफिस से निकलते समय मेरा मूड अक्सर खराब रहता है, आलोचना की वजह से नहीं बल्कि उसके आक्रमण के तरीकों की वजह से। हाल ही में मैंने एक जल्दी वाले काम को ताबड़तोड़ करके इस एडिटर के पास भिजवाया और उसने मुझसे तत्काल ऑफिस बुलवाया। फ़ोन पर उसने कहा कि मुझे कोई गलती हुई थी। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने कल्पना की थी, जिससे मैं डर रहा था। वह सतर्कतापूर्ण मूड में था और मन ही मन खुश हो रहा था कि एक बार फिर उसे आलोचना करने का अवसर मिल गया। उसने गर्म होकर पूछा, मैंने अमुक अमुक चीज़ क्यों की? मैंने आपके कोर्स में पढ़ाए गए आत्म आलोचना के सबक को आजमाने का निश्चय किया। इसलिए मैंने कहा, आप जो कह रहे हैं सही है, मैं गलती पर हूँ और मेरी गलती के लिए कोई बहाना भी नहीं बना सकता। मैं काफ़ी समय से ड्राइंग कर रहा हूँ और मुझसे इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। तत्काल वह मेरा बचाव करने लगा।
हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु वैसे देखा जाए तो यह गंभीर गलती नहीं है। यह तो केवल मैंने उससे बीच में ही टोक दिया। कोई भी गलती महंगी साबित हो सकती है और उसकी वजह से चिढ़ तो होती है। वह बीच में बोलना चाहता था, परंतु मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। अपने जीवन में पहली बार मैं खुद की आलोचना कर रहा था और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा, मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। आप मुझे बहुत सा काम देते हैं और मुझे आपके काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए, इसलिए मैं इस ड्राइंग को दोबारा बनाकर दूंगा। नहीं नहीं, उसने विरोध किया। मैं आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहूँगा। उसने मेरे काम की तारीफ की और मुझे आश्वस्त किया कि इसमें केवल एक छोटे से सुधार की ज़रूरत है और मेरी छोटी सी गलती से उसकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और वैसे भी यह केवल तफसील यानी डिटेल्स की गलती है, जिन पर चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद की गलती तत्काल मान लेने से और खुद की बुराई पहले ही कर देने से उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह मुझे लंच पर ले गया और चलने से पहले उसने मुझे चेक दिया और दूसरा काम भी दिया। खुद की गलती मानना हिम्मत का काम तो है ही, इसमें हमें संतुष्ट का एहसास भी होता है। इससे न सिर्फ हमारे भीतर का अपराध बोध और सुरक्षात्मक समाप्त होते हैं, बल्कि इससे अक्सर गलती के कारण उत्पन्न समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है। अल्ब्रिक, न्यू मैक्सिको। ब्रूस हार्वे ने मेडिकल लीव पर गए एक कर्मचारी को गलती से पूरी तनख्वाह दे दी। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो उसने कर्मचारी से कहा कि वह उसकी अगली तनख्वाह से यह पूरी राशि काट लेगा। कर्मचारी ने अनुरोध किया कि पूरी राशि एक मुश्त काटने से वह गंभीर आर्थिक समस्या में फंस जाएगा, इसलिए किस्तों में कटौती करना उचित होगा। ऐसा करने के लिए हार्वे को अपने सुपरवाइजर से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। हार्वे ने कहा, और मैं जानता था कि ऐसा करने पर बॉस बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि यह सारा झमेला मेरी गलती की वजह से ही हुआ था। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं बॉस के सामने अपनी गलती मान लूँगा। मैं बॉस के ऑफिस में गया और उन्हें बता दिया कि मुझसे एक गलती हो गई है और इसमें इसके बाद मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। बॉस ने विस्फोटक स्वर में कहा कि यह मेरी नहीं बल्कि पर्सनल डिपार्टमेंट की गलती है। मैंने तो रहा है कि नहीं, यह मेरी गलती थी। इस पर बॉस ने उसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही बताया। एक बार फिर बॉस ने मेरा बचाव करते हुए इसका दोष दो लोगों पर मढ़ दिया, परंतु हर बार मैंने दोहराया कि गलती मेरी ही थी। अतः मैं बॉस ने मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा, गलती आप ही की है, अब जाइए और गलती को ठीक कीजिए। गलती ठीक कर दी गई है और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक तनावपूर्ण परिस्थिति को अच्छे तरीके से सुलझाने में कामयाब हुआ था और मैंने बहाने बनाने के बजाय सही बात कहने का साहसिक विकल्प चुना था। इस घटना के बाद बॉस की नज़रों में मेरी इज्जत पहले से बढ़ गई। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है। वो ज़्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं, परंतु अपनी गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपको इसमें आनंद तथा प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है। उदाहरण के तौर पर इतिहास रॉबर्ट ई ली के बारे में जो सबके रोचक बात बताता है वह यह है कि उन्होंने खुद को और सिर्फ खुद को गेटिसबर्ग के युद्ध में पिकेट के आक्रमण के बाद पूरी पराजय के लिए दोषी माना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिकेट का आक्रमण पश्चिमी जगत के इतिहास में हुआ सबसे शानदार और दर्शनीय आक्रमण था। जनरल जॉर्ज ई पिकेट स्वयं दार्शनिक थे। उन्होंने अपने बाल इतने बढ़ा रखे थे कि उन्हें उनके कंधों को छूते थे और नेपोलियन की ही तरह वे भी युद्ध के मैदान में लगभग हर रोज भावनात्मक उत्कंठा
से भरे प्रेम पत्र लिखा करते थे। उनके निष्ठावान सैनिकों ने उस दुखद जुलाई की दोपहर को उनका जोश बढ़ाते हुए नारे लगाए। पिकेट यूनियन लॉन्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ चले और पूरी सेना उनके पीछे पीछे चल दी। यह एक देखने लायक दृश्य था। साहसिक भव्य यूनियन लाइन्स में जिसने भी यह दृश्य देखा उसने इसकी सराहना की। पिकेट की सेना आसानी से आगे की तरफ चल पड़ी और एक दर्रे को पार करती हुई आगे बढ़ी। इस पूरे समय दुश्मन की तोप के गोले उनकी सेना को निशाने पर लिए हुए थे, परंतु वे बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अचानक सिमटे रिज की पत्थर की दीवार के पीछे से संघरीय सेना प्रकट हुई, जहां वह यह छुपी हुई थी, और इसने पिकेट की आगे बढ़ रही सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी। पहाड़ी की चोटी से इस समय एक ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कत्ल का मैदान हो। कुछ ही मिनटों में एक को छोड़कर पिकेट के सभी ब्रिगेड कमांडर मौत के मुंह में समा गए और 5,000 सैनिकों की सेना में से सिर्फ 1,000 सैनिक ही जिंदा बचे। जनरल लुइस एन आर्मस्ट्राइट ने आखिरी हमले में सैनिकों का नेतृत्व किया। वे आगे दौड़े, पत्थर की दीवार पर चढ़े और अपनी तलवार की नोक पर अपनी कैप को लहराते हुए चीखे, मेरे बहादुर शेरों, उन्हें मजा चखा दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दीवार को लांगा, अपने दुश्मनों को संगीनों से प्रहार किया और सिमटे रेंज पर दक्षिण के झंडे गाड़ दिए। यह झंडे सिर्फ एक पल के लिए वहां रहे, परंतु यह पल, चाहे यह कितना ही छोटा रहा, संघ के इतिहास का यादगार पल था। पिकेट का आक्रमण अद्भुत और साहसिक होने के बावजूद अटैक की शुरुआत थी। ली असफल हो गए थे। वे उत्तर दिशा को भेद नहीं पाए थे और वे यह बात जानते थे कि दक्षिण का पतन तय है। ली इतने दुखी थे कि इतने सदमे में थे कि उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया और संघ के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविड से कहा कि वे उनकी जगह किसी युवा और अधिक योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर दे। गेटिसबर्ग के युद्ध में पराजय के लिए जनरल ली अगर बहाना बनाना चाहते तो वे बहुत सी बातों का बहाना बना सकते थे। उनके कई डिवीजन कमांडर ने उन्हें धोखा दिया था। पैदल सैनिकों के आक्रमण को सहारा देने के लिए घुड़सवार सेना समय पर नहीं आई थी। यह चीज़ गलत हुई थी, वह चीज़ गड़बड़ हुई थी। परंतु जनरल ली इतने महान थे कि उन्होंने किसी दूसरे को दोष नहीं दिया। जब पिकेट के हारे और खून से लथपथ सिपाही वापस आए तो रॉबर्ट ई ले उनसे मिलने अकेले गए और उनका स्वागत आत्म आलोचना से किया, जिसमें उनकी महानता झलकती थी। उन्होंने कहा, सारी गलती मेरी ही थी, मैं और सिर्फ मैं ही इस हार के लिए जिम्मेदार हूँ। इतिहास में बहुत कम सेनापतियों ने इतने साहस और चारित्रिक दृढ़ता का परिचय दिया। माइकल चियोंग हमारे कोर्स हांगकांग में पढ़ाते। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह चीन की संस्कृति कई बार कुछ विशेष समस्या को जन्म देती है और किस तरह वह पुरानी परंपरा को बनाए रखने के बजाय हमारे नए सिद्धांतों को अपनाने से लाभ होता है। उनकी क्लास में एक अधेड़ सदस्य था जिसका कई सालों से अपने पुत्र से मनमुटाव चल रहा था। पिता को अफीम की लत थी जो अब छूट गई थी। चीन में परंपरा यह है कि बड़े लोग माफ़ी मांगने के लिए पहला कदम नहीं उठाते, इसलिए पिता को लग रहा था कि समझौते के लिए उसके पुत्र को ही पहल करनी चाहिए। शुरुआती सत्र में उसने क्लास को बताया कि उसने अपने पोते का मुंह तक नहीं देखा और उसकी बहुत इच्छा थी कि उसके पुत्र और उसमें सुलह हो जाए। क्लास के सभी सदस्य चीन के थे और यह समझ सकते थे कि उसकी इच्छा और सदियों से चली आ रही परंपरा में कितना जबरदस्त संघर्ष चल रहा होगा। पिता को यह लगता था कि नौजवान पीढ़ी को बुजुर्ग पीढ़ी को सम्मान करना चाहिए और इस वजह से वह अपनी इच्छा को अनुसार कदम ना उठाने को सही ठहरा रहा था और इंतजार कर रहा था कि उसका पुत्र जाएगा आएगा और उससे माफ़ी मांगे। कोर्स के अंत में पिता ने एक बार फिर अपनी क्लास को संबोधित किया। उसने कहा,
मैंने समस्या पर अच्छी तरह विचार किया। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें। हालांकि मेरे लिए तत्काल अपनी गलती मानने में अब काफ़ी देर हो चुकी है, परंतु मैं अपनी गलती को पूरी तरह तो मान ही सकता हूँ। मैंने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया, इसमें उसका दोष नहीं है कि वह मुझे दोबारा नहीं देखना चाह रहा। इसमें उसका दोष नहीं है कि उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। हालांकि अपनों से छोटे से माफ़ी मांगना हमारे यहाँ शर्म की बात समझी जाती है, परंतु गलती मेरी थी और इसे मानने की जिम्मेदारी भी मेरी है। क्लास ने तालियां बजाकर उसकी बात का स्वागत किया और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। अगली क्लास में उसने बताया कि वह किस तरह अपने पुत्र के घर गया, उससे माफ़ी मांगी और अब उनके रिश्ते सुधर गए हैं। अब उसकी बहू और पोते भी उसे पसंद करने लगे हैं, जिनसे वह आखिरकार मिलने में कामयाब हो गया था। अल्बर्ट हबर्ड देश के काफ़ी प्रतिष्ठा लेखक रहे हैं। अक्सर उनके चुनते हुए वाक्यों के कारण लोगों की भावनाएं भड़क जाती थी, परंतु हॉवर्ड में लोगों के साथ व्यवहार करने की वह दुर्बल कला थी जिसकी वजह से वे अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई पाठक चिढ़कर उन्हें लिखता था कि वह उनके अमुक अमुक लेख में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है और अतः मैं वह लिखता था कि उसकी नज़र में लेखक फलाना ढिकाना, तो अल्बर्ट हावर्ड उस पत्र का जवाब कुछ इस तरह देते थे, अगर सोचा जाए तो मैं भी आज की तारीख में अपने उस लेख के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एक दिन मैं जो लिखता हूँ वह अगले दिन मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। मुझे इस विषय पर आपके विचार जानकर खुशी हुई। अगली बार आप जब भी इस तरफ आए तो हम मिलकर इस बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल तो मिलो दूर से ही, माँ आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। भवध्याय। जो व्यक्ति पत्र का इस तरह जवाब दे उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब हम सही होते हैं तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आशीनता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात बनवाने का प्रयास करें, और जब हम गलत हों, अगर हम खुद के प्रति पूरी ईमानदार रहेंगे तो ऐसा आश्चर्यजनक रूप से अक्सर होगा। तो हमें अपनी गलती को तत्काल और उत्साह से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तकनीक से न सिर्फ आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, परंतु यकीन कीजिए इससे आपको खुद का बचाव करने की तुलना में अधिक आनंद भी मिलेगा। पुरानी कहावत को याद कीजिए, लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता, परंतु हार मान लेने से आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें।